हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स एक्ट। फोर्स बोले तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। फोर्स बोले तो पुलिस, फोर्स बोले तो सीबीआई। ये जितने डिपार्टमेंट हैं और इनमें जो लोग काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग इंडियन सिटीजन्स नहीं है, लेकिन ये फिर भी थोड़े स्पेशल लोग होते हैं और इनके पास इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो जैसे एक आम आदमी को सड़कों पे नारे लगाना अलाउड है, सरकार को क्रिटिसाइज करना अलाउड है, यूनियन बनाना अलाउड है, हर छोटी मोटी बात के लिए एक टाइम कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, हाई कोर्ट, भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, राइट ऑफ इक्वालिटी। दुनिया भर की बातें हमने पढ़ ली, बड़ी अच्छी बातें हैं, सारी अच्छी हैं। बट क्या सेम उसी हिसाब से आर्मी के लोग भी कर सकते हैं? क्या सेम उसी हिसाब से पुलिस वाले भी कर सकते हैं कुछ भी? ना। तो क्या वो इंसान नहीं है? इंसान तो हैं। इंसान तो हैं, इंडियन सिटीजन भी हैं, उल्टा स्पेशल इंडियन सिटीजन हैं। उनकी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमसे ज्यादा पावर्स है उनके पास, बट उनके पास इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड हाई इंफॉर्मेशन रहती है। उनको आइडिया होता है देश इस समय कहाँ क्या कर रहा है। कोई भी बड़ा आदमी देश का विदेश का आ रहा है जा रहा है तो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस और आर्मी के पास तो होती ही है। इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ मिलिट्री लॉज अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि खैर वो सुप्रीम कोर्ट कभी जा ही नहीं सकते। सपोज उनके साथ कोई बायस्ड वर्किंग हो जाए, मान लेते हैं उनके जो अपने कोर्ट्स हैं, अपने जो सिस्टम्स हैं, उनमें भी उनको अनजस्टिस लगे, लेकिन रूटीन में ऑर्डिनरी वे में ऐसे आराम से सीधा सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे एक ऑर्डिनरी सिटीजन जा सकता है। आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, सीबीआई के लोग नहीं जा सकते। उनके लिए थोड़े से तो प्रोविजंस डिफरेंट किए ही हुए हैं। तो पार्लियामेंट को पावर दी हुई है, इट एम्पावर्स। आर्टिकल 33, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो ये आर्टिकल 33 बेटर रहेगा कि आपके याद आ जाए। सो आर्टिकल 33 ही है इसका। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई और रिस्ट्रिक्ट देयर राइट्स। जो भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको ये थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देता है और रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है। यानी हर चीज तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो थोड़ा डिफरेंट वे में। किस किस पे एप्लीकेबल है? आर्म्ड फोर्सेस, इसमें तीनों आ गई, मिलिट्री, नेवी, एयर फोर्सेस, पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। मैं सीबीआई एक एग्जांपल ले रहा हूं, इंटेलिजेंस एजेंसीज तो और भी बहुत सारी होंगी। इंटेंशन क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इनके अंदर ज्यादा डिसिप्लिन की, वैसे तो हर आदमी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इनके पास सेंसिटिव ड्यूटीज होती है। अब क्योंकि ये लोग सेंसिटिव ड्यूटीज कर रहे हैं, इनके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो थोड़ा सा इनको कंट्रोल करने की जरूरत अगर सरकार को महसूस हो तो ये कर सकते हैं। वही चीज आर्टिकल 33 इस पैराग्राफ में रिपीट है, जो मैंने ऊपर सिंपल वे में आपको पढ़ा दिया। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, और आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। जो लॉ आपने बनाए आर्टिकल 33 में, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट है वो आपने खराब कर दिया। थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट तो खराब होते ही हैं। आप ये समझो, आर्मी के लोगों को ऐसे जैसे आम आदमी बिहेव करता है उस तरह से उन लोगों को, जब तक वो ड्यूटी पे हैं तब तक वो चीजें नहीं हो सकती ना, बिकॉज अब वो स्पेशल लोग हैं। मैंने बोल ही दिया आपको, उनके पास दुनिया भर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है। अब इसके ऊपर कुछ डिसीजंस हैं। जो स्टूडेंट बहुत हाई मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं वो फिर डिसीजंस भी याद करने की कोशिश करते हैं। सो इसके अंदर यही है कि अब जैसे पटिशनर है, उसको कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन का मतलब सजा हो गई, किसमें हुई? जनरल कोर्ट मार्शल हो गया उसका। अब कोर्ट मार्शल तो हो गया, कोर्ट मार्शल के बाद उसने बोला कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 14 या जो भी उसने क्लेम किया कि ये वायलेट हो गए जी। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्मी एक्ट इज ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। आर्मी एक्ट जो है वो अलग से बना हुआ है इसी पर्पस के लिए।
सो अगर कोई पार्ट 3 का कंफ्लिक्ट भी है, यानी फंडामेंटल राइट्स का कंफ्लिक्ट भी है, तो भी ये वैलिड है. इट इज वैलिड बिकॉज पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिस्ट्रिक्ट दोज राइट्स फॉर द मिलिट्री. तो उन्होंने ये बोल दिया क्लियरली कि इसमें वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं. चलो जी, अब दूसरा एक केस ले लेते हैं अच्युतन नायर का. इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि कुक्स, बार्बर्स, टेलर्स वर्किंग विद द आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने कहा भाई हमको ट्रेड यूनियन बनानी है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ऐसा नहीं है कि आर्मी के अंदर सिर्फ वही लोग आर्मी में माने जाते हैं जो जंग लड़ते हैं. आर्मी से जुड़े हुए बाकी लोग भी आर्म्ड फोर्सेस हैं. जो भी आर्मी के अंदर जॉब कर रहा है, चाहे फिर वो गाड़ी चला रहा है, चाहे वो दवाइयां दे रहा है, हॉस्पिटल है, या कुकिंग कर रहा है, टेलरिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी तो आर्मी ही है. वो तो आर्मी की पूरी टीम ही आर्मी है. ये थोड़ी कि जो सिर्फ जंग लड़ रहा है वही आर्मी है. तो जो रूल्स आर्मी के लोगों के लिए वही उनके लिए भी एप्लीकेबल है. सो दे कैन नॉट फॉर्म यूनियन. अगर लॉ मना कर रहा है तो जो आर्मी के लोगों के लिए मना है वो तुम्हारे लिए भी मना है. तुम ये नहीं बोल सकते जी हम तो अलग है, हम लड़ नहीं रहे. अब यहां पर प्रोसीजरल फेयरनेस की बात आई. पृथ्वीपाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक और केस आया. इसके अंदर बात हुई कुछ प्रोसीजरल फेयरनेस ऑफ कोर्ट मार्शल की. कोर्ट मार्शल वर्ड तो सुना होगा आपने. बेसिकली जो आर्मी के लोग हैं उनकी प्रक्रिया रहती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ठीक है कि हमने कहा कि आर्टिकल 33 के हिसाब से आपके राइट्स रिस्ट्रिक्टेड है, बट सोल्जर्स भी सिटीजन तो हैं. सो प्रोसीजरल फेयरनेस जो है वो जरूरी है. अगर आप ये बोलते हो कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ तो एक टाइम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है. लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस ना बहुत जरूरी है. नेचुरल जस्टिस क्या है कि भाई उसकी बात सुनी जाए, उसके एविडेंस देखे जाएं, उसके विटनेस को भी सुना जाए, दोनों पक्षों की बात को सुना जाए, उसको अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई अपनी बात लिखनी है, कहनी है, दिखानी है, बतानी है, सुनानी है, समझानी है, तो वो सब होना चाहिए. ये नहीं कि बस उठा के सीधा डिसीजन पास करके, वो नहीं अलाउड है. लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन ऑन कोर्ट ओवरसाइट, आपने को मैंने पढ़ाया था आपको कि आमतौर पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, रिट्स में हमने पढ़ा था कि अपने छोटे कोर्ट्स की वर्किंग को चेक कर सकते हैं. बट क्या वो आर्मी एक्ट के कोर्ट मार्शल वगैरह को भी चेक कर सकते हैं? तो आंसर इज नो. दे कैन नॉट इजिली आस्क द रेगुलर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन. यानी कि जैसा हम लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे आर्मी एक्ट के अंदर जो कोर्ट मार्शल है उसके अगेंस्ट रूटीन में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर भी आर्मी के लोगों के लिए, पुलिस के लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है. अगर उनकी अपनी अलग वर्किंग चल रही है तो कुछ हद तक, मैंने अभी आपको कहा 1 मिनट पहले का, अगर कोई नेचुरल जस्टिस डिस्टर्ब हुआ है तो एक टाइम आ सकता है, अदरवाइज नहीं. आइडिया क्या है? बैलेंसिंग डिसिप्लिन विद राइट्स. कोशिश ये की जा रही है कि उनके जो राइट्स हैं वो ठीक है, लेकिन अगर राइट टू स्ट्राइक, क्रिटिसाइज लीडरशिप, इस तरह के राइट्स भी उनको दे दिए जाएं. अब आप देखो ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हमने पढ़ी. अब इस तरह से ये चीजें अगर आर्मी के लोगों को भी मिल जाएंगी तो फिर वो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा और पूरा देश की सिक्योरिटी का सवाल खड़ा हो जाएगा. इसीलिए इसमें ये मेन बात आई कि ये जो मिलिट्री है ये कोई ऑर्डिनरी ऑफिस नहीं है. इट रिक्वायर्स एब्सोल्यूट डिसिप्लिन टू प्रोटेक्ट द कंट्री. इतना आसान नहीं है वो. तो इसलिए उनको नॉर्मल सिटीजन्स वाले राइट नहीं दिए जा सकते, कुछ तो लिमिटेशंस रहेगी. सो यहां पर इट इज नॉट मेंट टू बी अनफेयर बट टू एंश्योर द कंट्री स्टेज सेफ. बार बार आपको एग्जाम में भी ये लिखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इन लोगों को अलग से स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्रीट किया जा रहा है. ऑर्डिनरी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो या तो मॉडिफाइड वे में मिल रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड वे में मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन लोगों के जिम्मे है देश की सुरक्षा, द सेफ्टी ऑफ द कंट्री. इसलिए उनको वो नॉर्मल प्रोविजन से थोड़ा सा दूर रखा गया है. ठीक है जी. तो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ये नंबर्स दिए हैं, इन पर आप व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो वहां भी कमेंट पास कर सकते हैं. और जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूं अगर इसको खरीदना चाहते हैं नॉमिनल प्राइस पर तो भी इन्हीं नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए. थैंक यू.